चौथी मंजिल के इस फ्लैट में सारे सुख साधन मौजूद हैं। एक कमरे में एयर कंडीशनर, दूसरे में कूलर, काफी बड़ी लॉबी, लॉबी से जुड़े दोनों कमरे, किचन, बाथरूम, बरामदे में जाने का सिर्फ एक रास्ता। बरामदे में तीन दूसरे फ्लैटों के अलावा चौथा लिफ्ट का दरवाजा है। इस विशाल इमारत के चारों तरफ ऊंची चार दीवारी, पक्का फर्श, गेट पर सुरक्षा गार्ड, गार्ड रूम में फोन। गार्ड आगंतुक से पूछताछ करते हैं, दस्तखत कराते हैं। फोन से फ्लैट वाले से पूछा जाता है कि फलाह साहब मिलना चाहते हैं, आने दें। इस फ्लैट में ऐसा क्या है जो पति उन्हें न देकर गए हों। उम्र 65 की हो गई है। मौत का डर हर वक्त सताता है, ये जानते हुए भी कि मौत तो एक दिन सबको आती है, फिर उससे डर क्यों? नहीं, गीता की आत्मा वाली बात में उन्हें कभी कभी विश्वास नहीं होता कि आत्मा को न आग जला सकती है, न मौत मार सकती है, न पानी गला सकता है। सब झूठ लगता है। वे अपने आप से बतियाने लगती हैं, दार्शनिकों की तरह। टेलीविजन का यह विज्ञापन उन्हें कहीं बहुत गहरे से ला देता है। झूठ बोलते हैं वे लोग जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। अगर वे इस विज्ञापन को लिखती तो इसमें कुछ वाक्य और जोड़ती। प्यास ही नहीं, भूख भी सबको लगती है, हर उम्र में। इंसान की देह की गंध भी सबको छूती है, और चाहत की चाहत भी सब में होती है। मौत से पहले उन्होंने उनके लिए सब कुछ जुटा दिया था, और एक दिन हंसी हंसी में कहा था उन्होंने, आराम से रहोगी हमारे बिना भी। तब वे क्रुद्ध हो गई थी। ठीक है कि मुझे धर्म कर्म के ढोंग में विश्वास नहीं है, पर मैं मरना सुहागिनी चाहूंगी। मेरी अर्थी को आपका कंधा मिले, हर भारतीय नारी की तरह ये मेरी बीतीली आकांक्षा है। पर आकांक्षाएं और चाहते पूरी कहाँ होती हैं? उनके दो बेटे हैं, एक ने आईआईटी में उच्च शिक्षा पाई तो दूसरे ने आईआईएम में। लड़की ने रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में शिक्षा पाई। तीनों में से कोई भी अपने देश में रुकने को तैयार नहीं हुआ। सबको आज की चकाचौंध ने चौंधिया रखा था। सब करियर बनाने विदेश चले गए, और उनकी चाहत धरी की धरी रह गई। पति से बोली भी थी, लड़की को शादी के बाद ही जाने तो बाहर, कोई गलत कदम उठ गया तो बदनामी होगी। पर लड़की का साफ कहना था, वहीं कोई पसंद आ गया तो कर लूंगी शादी, अपने जैसा ही चाहिए मुझे, सुंदर, स्मार्ट, पढ़ा लिखा, वैज्ञानिक दृष्टि वाला हो। लड़कों ने भी उनकी एक नहीं सुनी। पहले करियर, बाद में शादी, ये कहकर विदेश गए और बाद में शादी कर ली, पर बाप से पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। इस फ्लैट में अकेले वे दोनों ही रह गए। उस रात अचानक पति के सीने में दर्द उठा। वह घबराई, डॉक्टर को फोन किया, अस्पताल से एम्बुलेंस आए। उससे पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली। बच्चों को फोन किया तो दोनों ने फ्लाइट स्नेह मिलने की बात कही और बताया कि आने में एक सप्ताह लगेगा। सब कुछ खुद ही निमटवा लें किसी तरह। उन्होंने पूछा भी था कि कैसे और किस तरह से कराएं दाह संस्कार, पर कोई उत्तर नहीं मिला उन्हें। बच्चे आए, बाकी के कर्म कांड जल्दी से निपटाए, और फिर एक दिन बोले, पापा लापरवाह आदमी थे, इस उम्र में तेल घी छोड़ देना चाहिए था। पर वे तो हर वक्त यहाँ दीवान पर लेटे लेटे या तो किताबें अखबार पढ़ते या फिर टीवी पर खबरें सुनते रहते। उन्होंने तो कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। ऐसे लाइफ स्टाइल का यही हश्र होना था। वे तो सब्जी भाजी तक नौकरानी से मंगाते, इस्तेमाल की चीजें दुकानों से फोन करके मंगवा लेते। कहीं इस तरह जीवन जिया जाता है? कहते तो ठीक थे बच्चे, पर उनके अपने तर्क होते थे। वे कहते, यह महानगर है सुरभि, यहाँ बेमतलब कोई न किसी से मिलता है, न मिलना पसंद करता है। किससे फुर्सत है जो ठलुओं से बतियाए? ठलुए शब्द उन्हें बहुत खलता। आखिर उनके अपने दफ्तर के भी तो लोग हैं, उनमें भी दो तीन रिटायर व्यक्ति हैं, उन्हीं के पास जा बैठे। अगर ये ठल्लू हैं तो वे कौन सा पहाड़ खोद रहे होंगे? कहा तो बोले, सबने कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया है, किसी को फुर्सत नहीं है, तो आप भी ऐसा कुछ करने लगिए। सुरभि ने कहा था, नहीं करना, अपने पास अब सब है, पेंशन तुम्हें भी मिलती है, मुझे भी। बच्चे सब बड़े हो गए, विदेश जा बसे, उन्हें हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, अपने पास कोई कमी नहीं है। फिर क्यों इस उम्र में अपने से काफी उम्र के लोगों की झिड़कियां सुने? जबरन ही कभी कभी शाम को खाने के बाद सुरभि पति को अपने साथ लिवा ला जाती। सड़क पार एक बड़ा पार्क था, उसमें चहलकदमी करते। वहां बच्चों का हुल्लड़ उन्हें पसंद ना आता, खास कर वे जिस तरह धोल धप करते, गेंद खेलते, भाग दौड़ में गिरते पड़ते।
कभी कभी उनकी गेंद उन तक आ जाती या उन्हें लग जाती तो झुंझला उठते। ये पार्क रह गया है तुम लोगों को हुल्लड़ मचाने के लिए। वे पति की कोहनी दबा देती। तो कहाँ जाएं बेचारे खेलने। सड़क पर वाहनों की रेल पेल, घरों में जगह नहीं, स्कूल दूर है, कहाँ खेलें फिर। भाड़ में, वे चीख से पड़ते। यह उनका तकिया कलाम था। जब भी जिस पर भी वे गुस्सा होते उनके मुंह से यही शब्द निकलता। आखिर उनकी बात सच निकली। बच्चे हमसे दूर विदेश में भाड़ में चले गए और स्वयं भी वे चिता के भाड़ में, और जीते जी वे भी इस फ्लैट में अकेली भाड़ में ही पड़ी हुई हैं। शाम को जब बर्तन मांजने वाली बर्तन साफ कर जाती तो वे अक्सर सामने के पार्क में चली जाती। इस भीड़ से कुछ देर को तो बाहर निकले, घूमती टहलती। जब थक जाती तो सीमेंट की बेंच पर बैठ जाती। एक दिन बैठी तो एक और वृद्धा उनके निकट आ बैठी। वे ये सोचती थी, इस उम्र की औरतों का एक सूत्री कार्यक्रम होता है बेटे बहुओं की आलोचना करना और बेटियों के गुणगान, अपने दुख दर्द और बेचारगी का रोना और बीमारियों को बढ़ा चढ़ाकर बखान करना। ये भी कि बहू इस उम्र में उन्हें कैसा खाना देती है, उनसे क्या क्या काम करवाती है, इसका पूरा लेखा जोखा होता उनके पास। ये सब कुछ वे समझ नहीं पाती थी क्योंकि उनके बेटे बहुए और बेटी दामाद तो उनके साथ कभी रहे नहीं थे। तो इन सब बातों से वे बहुत जल्दी उब जाती। सुरभि उठने को ही थी कि वे वृद्धा बोली, आजकल मैं सुबह टेलीविजन पर योग और प्राणायाम देखती हूँ। पहले सुबह यहाँ घूमने आती थी, पर जब से चैनल पर ये कार्यक्रम आने लगा आ ही नहीं पाती। आपको भी जरूर देखना चाहिए, सारे रोग की दवा बताते हैं। अब आसन तो इस उम्र में नहीं हो पाते मुझसे, पर हाथ पाँव को चलाना, घुटनों को मोड़ना, प्राणायाम तो कर ही लेती हूँ। फायदा हुआ कुछ इन सब से आपको, ने चाहते हुए भी सुरभि पूछ बैठी। पहले हाथ ऊपर उठाने में बहुत तकलीफ होती थी, घुटने भी काम नहीं करते थे। यहाँ पार्क में ज्यादा चल फिर लेती तो टीस होने लगती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। टीस कम हो गई है, हाथ भी ऊपर उठने लगे हैं, जांघों का मांस भी कुछ कम हो गया है। सब प्रचार है बहन जी, दुकानदारी के ही है। वे मुस्कुराती हैं। कुछ बातें ठीक है उनकी, सुबह उठने की आदत, टहलना, घूमना फिरना, स्वच्छ साफ हवा में अपने फेफड़ों में सांस खींचना। कुछ आसनों से जोड़ चलाए जाएंगे तो जाम होने से बचेंगे ही, पर हर रोग की दवा योग है, ये सही नहीं हो सकता। पास वाली बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक बूढ़े दंपति रहते थे। उन्होंने 15-16 साल का एक नौकर रख रखा था। बच्चे विदेश से पैसा भेजते थे। नौकर ने एक दिन देख लिया कि पैसा कहाँ रखते हैं। अपने एक सहयोगी की सहायता से नौकर ने रात को दोनों का गला रेत दिया और माल मता बटोर कर भाग गए। पुलिस दिखावटी कार्रवाई करती रही। 1 साल हो गया, न कोई पकड़ा गया न कुछ पता चला। सुरभि और उनके पति ने तब से ये नियम बना रखा था कि पैसा और जेवर कभी नौकरों के सामने न रखो। जरूरत भर का ही बैंक से वे पैसा लाते थे, खर्च होने पर फिर बैंक चले जाते थे। किसी को बड़ी रकम देनी होती तो हमेशा ये कहकर दूसरे दिन बुलाते थे कि बैंक से लाकर देंगे, घर में पैसा नहीं रहता। मौत सचमुच बहुत डराती है उन्हें। पति के जाने के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो गया। क्या आदमी जीवन में इतना महत्व रखता है? कई बार सोचती वह और हमेशा इसी नतीजे पर पहुंचती हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, खासकर इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, ऐसे अकेलेपन में कोई हो तो जिससे बात करे, लड़े झगड़े बहस करे, देश और दुनिया के हालात पर अफसोस करे। इसी इमारत में एक अकेले सज्जन भाटिया साहब अपने फ्लैट में रहते हैं। बैंक के रिटायर अफसर, बेटा बहू आईटी इंजीनियर है, बेंगलोर में नौकरी थी। बूढ़े का स्वभाव जरा खरा था। देर रात तक बेटे बहू का बाहर क्लबों में रहना, सुबह देर से उठना, फिर सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाकर दफ्तर भागना। कुछ दिन तो भाटिया साहब ने बर्दाश्त किया, फिर एक दिन बोले, मैं अपने शहर जाकर रहूंगा, यहाँ अकेले नहीं रह सकता। कोई बच्चा भी नहीं है तुम लोगों का कि उससे बतियाता रहूं। बच्चे के लिए वक्त कहाँ है पापा हमारे पास, जब वक्त होगा देखा जाएगा, लड़के ने लापरवाही से कहा था। भाटिया साहब इसी बिल्डिंग के अपने फ्लैट में आ गए। भाटिया साहब के फ्लैट का दरवाजा एकांत गैलरी में पड़ता था। किसी को पता नहीं चला। दूध वाला 3 दिन तक दूध की थैलियां रखता रहा। अखबार वाला भी रोज दूध की थैलियों के नीचे अखबार रखता रहा। चौथे दिन पड़ोसी से बोला, भाटिया साहब क्या बाहर गए हैं? हम लोगों से कहकर भी नहीं गए, दूध और अखबार 3 दिन से यही पड़ा है। पड़ोसी ने आसपास के लोगों को जमा किया, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस बुलाई गई, दरवाजा तोड़ा गया।
भाटिया साहब बिस्तर पर मर पड़े थे और लाश से बदबू आ रही थी। पता नहीं किस दिन, किस वक्त प्राण निकल गए। अगर भाटिया साहब की पत्नी जीवित होती तो यूं असहाय अवस्था में नहीं मरते। ऐसी मौतें सुरभि को बहुत डराती हैं। कलेजा धड़कने लगता है जब वह टीवी पर समाचारों में, अखबारों या पत्रिकाओं में अथवा अपने शहर या आसपास की इमारतों में किसी वृद्ध को ऐसे मरते या मारे जाते देखती हैं। उस रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। लगता रहता है वह भी ऐसे ही किसी दिन या तो मार दी जाएंगी या मर जाएंगी और उनकी लाश भी ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी सड़ती रहेगी। पुलिस ही दरवाजा तोड़ेगी, पोस्टमार्टम कराएगी, फिर अड़ोसी पड़ोसी ही दाह संस्कार करेंगे। बेटे बहू या बेटी दामाद तो विदेश से आएंगे नहीं। इसी डर से उन्होंने अपने तीनों पड़ोसियों को बच्चों के पते और टेलीफोन नंबर तथा मोबाइल नंबर दे रखे हैं। घटना दुर्घटना का इस उम्र में क्या ठिकाना कब हो जाए। अखबार के महीन अक्षर पढ़ने में अब इस चश्मे से उन्हें दिक्कत होने लगी है। शायद चश्मा उतर गया है, बदलवाना पड़ेगा। पहले तो सोचा कि बाजार में चश्मे वाले स्वयं कंप्यूटर से आंख टेस्ट कर देते हैं, उन्हीं से करवा लें और अगर उतर गया तो लेंस बदलवा लें। पर फिर सोचा नहीं, आंख है तो सब कुछ है। अगर अंधी हो गई तो कैसे जिएंगी। पिछली बार जिस डॉक्टर से आंख टेस्ट कराई थी उसी से आंख चेक कराना ठीक रहेगा। खाने के बाद वह अपनी कार से उस डॉक्टर के क्लिनिक में गई। काफी भीड़ थी। यही तो मुसीबत है अच्छे डॉक्टरों के यहाँ जाने में। लंबी लाइन लगती है, घंटों इंतजार करो, फिर आंख में दवा डालकर एकांत में बिठा देते हैं। फिर बहुत लंबे समय तक धुंधला दिखाई देता है। चलने और गाड़ी चलाने में भी कठिनाई होती है। वह लंबी बेंच थी जिसके कोने में थोड़ी सी जगह थी। वह किसी तरह ठुस ठुसा कर बैठ सकती थी। खड़ी कहाँ तक रहेंगी, शरीर का वजन बढ़ रहा है। बैठी तो उनका ध्यान गया, बगल में कोई वृद्ध सज्जन बैठे थे। उनकी आंखों में शायद दवा डाली जा चुकी थी, इसलिए आंखें बंद थी और चेहरे को सिर की कैप से ढक लिया था। पहनावे से तो ऐसा लग रहा था कि वे एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति हैं। एक हाथ में उन्होंने घड़ी पहनी हुई थी, साफ धुली हुई सलीके से प्रेस की गई शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। एक हाथ में छोटा सा बैग था जिसमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कागजात हैं। ऐसा बैग अक्सर नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने पास रखते हैं। मैं उनके पास बैठी अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब मेरी डॉक्टर के पास जाने की बारी आई तो मैं अंदर चली गई। डॉक्टर ने चेक करके मेरी आंखों में भी दवाई डाल दी। मैं बाहर आई तो मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा, वह सज्जन अभी भी बैठे हुए थे। मैं वहीं उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ समय बाद वह सज्जन भी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास उठकर चले गए। वे अपनी आंखें चेक कराकर बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मेरा भी नंबर आ गया। मैं भी अपनी आंखें चेक कराकर बाहर आ गई। वे सज्जन अभी भी वहीं बैठे थे। मुझे काफी धुंधला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने सोचा अभी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सही दिखने लगेगा तो मैं चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं उठकर चलने लगी तो मुझे अचानक चक्कर आ गए और मैं गिरने ही वाली थी। तभी उन सज्जन ने मुझे पकड़ लिया और फिर से बेंच पर ही बैठा दिया। मैंने अपनी बोतल से पानी पिया। थोड़ी देर में मुझे थोड़ा ठीक सा महसूस हुआ। वह सज्जन मुझसे पूछने लगे कि मैडम आप ठीक है ना। मैंने उत्तर दिया हाँ मैं ठीक हूँ। वह सज्जन उठकर जाने लगे, तभी अचानक से वह पीछे पलटे और कहने लगे कि मैडम अगर आपको मेरी किसी और सहायता की जरूरत हो तो निसंकोच बता दीजिए, मुझे आपकी सहायता करके बड़ी खुशी होगी। उन्होंने इतने आदर पूर्वक कहा था कि मैं सोचने लगी कि इस हालत में घर तक कैसे जाऊंगी। क्यों ना मैं इनको घर तक छोड़ने के लिए कह दूं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ और इस समय मुझसे कार ड्राइव नहीं होंगी। वे मुझे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब हम घर आ रहे थे तो उन्होंने अपना परिचय दिया। उनका नाम सुजीत कुमार है और वे एक ऊंचे पद पर कार्यरत थे। उनको रिटायर हुए काफी समय हो गया है। उनकी पत्नी का देहांत 20 साल पहले हो गया था। उनके दो बेटे हैं, दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। वह अब अकेले रहते हैं। मैंने भी उन्हें अपना परिचय दे दिया। वह अपने बारे में भी बताया। वह मुझे छोड़कर बाहर से ही जाना चाह रहे थे तो मैंने उनसे चाय पीने की रिक्वेस्ट की। थोड़ा हिचकिचाते हुए
वह भी चाय पीने के लिए तैयार हो गए। मैं उन्हें अपने फ्लैट में ले आई। फिर मैंने किचन में जाकर चाय बनाई। चाय के साथ कुछ नाश्ते का सामान लेकर मैं आ गई। चाय पीने के बाद सुजीत कुमार जी चले गए, अपना फोन नंबर देकर, और मुझसे मेरा फोन नंबर ले गए और कहकर गए कि अगर कभी भी आपको मेरी आवश्यकता हो तो आप बेहिचक मुझे फोन कर देना। वैसे भी मैं पूरे दिन खाली ही रहता हूँ, आपके किसी काम आ जाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मुझे कभी किसी काम की आवश्यकता होती तो मैं सुजीत कुमार जी को फोन कर लेती थी और वे भी खुशी खुशी मेरा काम कर दिया करते थे। सुजीत कुमार जी एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। वह सुबह सवेरे उठकर सैर करने जाते हैं। उन्होंने मुझसे भी सुबह सवेरे उठकर सैर पर जाने के लिए कहा तो मैं तैयार हो गई। अब वह सुबह सवेरे मुझको लेने के लिए आ जाते, हम दोनों सैर करते। फिर मेरे साथ ही वे फ्लैट पर आ जाते। मैं अपने लिए नाश्ता बनाती तो उनके लिए भी बना लेती। हम दोनों नाश्ता करते। नाश्ता करके सुजीत कुमार जी चले जाते। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था। मुझसे सैर के लिए नहीं जाया गया। उन्होंने सुबह सैर के लिए घर के बाहर से मुझे फोन किया। मैंने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है। ये सुनकर वह ऊपर फ्लैट में ही आ गए। आकर उन्होंने देखा कि मुझे बहुत तेज बुखार था। वे जल्दी से मुझे डॉक्टर के लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी तो डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करना होगा। मुझे अब होश नहीं थी। सुजीत कुमार जी ने मुझे एडमिट करा दिया। 2 दिन तक मैं बेहोशी सी की हालत में ही रही और सुजीत कुमार जी मेरे साथ हॉस्पिटल में रहे। उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की। 5 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, परंतु कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई थी। घर आकर मैंने अपने तीनों बच्चों को फोन किया, परंतु तीनों बच्चे व्यस्त थे। उनके पास अपनी माँ से बात करने का समय नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर सुजीत कुमार जी ने मेरी ढांढस बधाई। वे एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वे मुझसे बोले, जिन बच्चों ने हमें जीते जी छोड़ दिया है वे हमें क्या पूछेंगे। उनके लिए आंसू बहाना बेकार है। अगर हम जीवन के बचे शेष दिनों में बच्चों के लिए रोते रहेंगे तो हमसे ज्यादा मूर्ख प्राणी और कोई नहीं है। अब जितना भी जीवन शेष बचा है उसमें अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करो, खुश रहो और संतान से अपेक्षा मत रखो। संतान से ज्यादा अपेक्षा रखकर ही हम लोग दुखी रहते हैं। अगर अपने आप को खुश रखना है तो संतान से अपेक्षा रखना बंद कर दो। उनके द्वारा कही कही बातों से मेरे मन को थोड़ी शांति मिली और मैंने सोच लिया कि मैं अपने बच्चों से अब कोई अपेक्षा नहीं रखूंगी। सुजीत कुमार जी ऐसी हालत में मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वे मेरे घर पर ही रुक गए। उन्होंने एक दोस्त की तरह मेरा ध्यान रखा और धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गई। मैंने और सुजीत कुमार जी ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया और सुजीत कुमार जी के घर में हमने एक ओल्ड एज होम खोल लिया, जिसमें बच्चों द्वारा छोड़े गए माता पिता आकर रहने लगे। हम दोनों भी सुबह ही सुजीत जी के घर चले जाते और शाम को सुजीत कुमार जी और मैं अपने प्लेट पर आ जाते। अपने ही जैसे और लोगों के साथ अब हमारा अच्छे समय व्यतीत हो जाता था। हमने अपने घर वृद्ध आश्रम के नाम कर दिए। समाज चाहे कुछ भी कहे, परंतु उम्र के इस पड़ाव पर जब आपको आपके बच्चे मरने के लिए अकेला छोड़ दें तो आपको एक दोस्त की जरूरत होती है जो आपको संभाल सके, आपका ख्याल रख सके। सुजीत कुमार जी और मैं अकेले अकेले अपना जीवन बिता रहे थे। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे और अब जीवन की वीरानियां थोड़ी कम हो गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।